भर जाएगी। लग ही रहा था कि लास्ट तक आते आते ऐसा ही हाल होगा। एक्चुअली सारे बैचेस में यही हो रहा है। और कल जो हमारी टीम लीड है खुशबू मैम, वो बता रहे थे कि सब में जो स्ट्रेंथ है वो कम हो गई। चलिए, क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में? इट दिस चैप्टर विल, मतलब जो आपका बेसिकली डील करता है वो किससे? पॉल्यूशन से लेके, कि कितना सारा जो पॉल्यूशन है और कितने टाइप्स का जो पॉल्यूशन है, उनके सोर्स क्या है, प्लस हमें उनको कैसे क्या बोलते हैं फिगर करना है। ठीक है, तो उनके लिए आपको पता है कि पॉल्यूशन जो है दैट इज अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। और जो भी हमारे पॉल्यूशन को कॉज करते हैं उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट पास किया था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, दैट वाज इन द ईयर 1986। ठीक है, ताकि वो इम्प्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। कौन कौन सी क्वालिटी? एयर, वाटर एंड सॉइल, तीनों की। ठीक है, ओके मैम। पहले अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन वाला, तो ये ही पूरी डेफिनेशन आ जाती है सेम टू सेम, बट वहां पे लास्ट में क्या आ जाता है? इन द एयर। ठीक है, कि कहाँ पे? एयर में अगर हमारा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या किसी भी और एक्टिविटीज की वजह से, नेचुरल क्लैमिटीज की वजह से, तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब इनको हमारे क्या सफाई करने के जो हमारे पास कौन कौन से एजेंट्स है, बिकॉज आपको पता है कि एनवायरमेंट इज वेरी बिग, तो उसको क्या बोलते हैं साफ सुथरा रखने के लिए भी जो हमें डिवाइसेस चाहिए होंगी, तो वो कैसी डिवाइसेस होती होंगी? बड़ी ही हाईटेक डिवाइस होती होंगी। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है हमारा? हाई जी शगुन, आई गेस ना। कौन आया क्लास में? ये सुहानी ठाकुर। हाय सुहानी। ठीक है, कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या कर सकता है? 99% ऑफ द पार्टिकुलेट्स को रिमूव कर सकता है प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम अ थर्मल पावर प्लांट। एंड इसमें है क्या क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसी से समझ जाओ कि क्या प्रेजेंट है इसमें? इलेक्ट्रोड वायर्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर मेंटेन एट 7000 वोल्ट which produces a corona that releases electron. ठीक है, these electron attach to the dust particle और उनको सब क्या कर देते हैं? एक नेट नेगेटिव एनर्जी उनको प्रोवाइड कराते हैं। अब ये दूसरा कौन सा आ जाता है हमारा? आपको सिर्फ जनरली देखने का मतलब है अभी, क्योंकि आपको थ्योरी नहीं लिखनी है। नेक्स्ट है हमारा स्क्रबर। आपको पता है ना कल आपका टेस्ट है, थर्सडे, कल क्लास नहीं है। हाँ जी, कल आपका टेस्ट है। आई वांट यू ऑल टू गिव द टेस्ट। पॉसिबली आपके लगभग लगभग लास्ट टेस्ट ही है ये, फिर आप अपना काम करेंगे, हम अपना करेंगे, है ना। तो ये रहा हमारा स्क्रबर। स्क्रबर का कहानी क्या है कि इट कैन रिमूव द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन द एग्जॉस्ट इज पास थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। Water dissolved gases and lime reacts with sulfur or dioxide to form a precipitate of calcium sulfate and sulfide। क्या क्या बना रहा है ये? कैल्शियम सल्फेट और सल्फाइड को बना रहा है। कुछ इस तरीके से ये डिस्चार्ज होते हैं। सॉरी, ये एयर जो है हमारी एंटर कर रही है यहाँ पे हमारा सॉरी नेगेटिवली चार्ज जो है वायर लगाया गया है, जो कि कोरोना को डिस्चार्ज कर रहा है। 10 पार्टिकल जो है कलेक्ट कर रहे हैं प्लेन ग्राउंड पे, और ये क्लीन एयर हमारी आ जा रही है। ये कौन सी कहानी है? पहले वाले की, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की। स्क्रबर का कैसा है? यहाँ से आपका 10 पार्टिकुलेट जो है एंटर कर रहा है, सॉरी डर्ट, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा था? वाटर या लाइम का स्प्रे है प्रेजेंट, और ये जब आउटसाइड में दे रहा है तो ये हमारी यहाँ पे क्लियर एयर दे रहा है। कभी कभी जो इनकी एग्जाम में लेबलिंग पूछ ली जाती है आपसे। ठीक है, आपको जो यहाँ पे याद करने हैं थोड़े बहुत चीजें, वो कौन कौन से हैं कि ये रहा ड्रॉबैक्स। तो चलो आपको पता ही है कि ड्रॉबैक्स क्या होगा इसमें, कि ये सिर्फ स्मॉल पार्टिकल्स तक के लिए लिमिटेड है। बहुत ज्यादा जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो उनको रिमूव नहीं करते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसको हम क्या कहते हैं? पीपीसीबी, सस्पेंडेड पार्टिकल एसपीएम का जो साइज है वो 2.5 म्यूएम या उससे लेस ही होता है। इफ inhaled can cause breathing problem, irritation, inflammation or even premature death also। कैटालिटिक कन्वर्टर हमारा दूसरे टाइप का है। अब ये क्या कर रहा है? इट रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैस फ्रॉम द ऑटोमोबाइल्स। अनलीडेड पेट्रोल, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चला था जब वे टू बैक, आई गेस जब मैं आपके बराबर वाली क्लास में थी, उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा था कि लीड फ्री पेट्रोल आपको यूज करना है। ठीक है, तो अनलेडेड पेट्रोल का एक कहानी हमारा चला था कि इट इज यूज्ड इन द कैटालिटिक कन्वर्टर फिटेड ऑटोमोबाइल्स
एज लेड इनएक्टिवेट कर देता है किसको, प्लैटिनम एंड पैलेडियम एंड रोडियम, ठीक है, कैटलिस्ट। मतलब इसकी जगह कौन सा हमने सब्स्टिट्यूट यूज कर लिया था, हमने यूज कर लिया था प्लैटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम को। और होती है। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या था कि ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं। फिर क्या आ जाती है हमारी कि एज द एग्जॉस्ट पासेस द कैटालिटिक कन्वर्टर, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। यस मैम। कौन सा पार्ट हम लोग थोड़ा सा देख लें जो आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको जो थोड़ा बहुत, हाँ ये वाला पार्ट है, ठीक है, कि नॉर्म्स कौन सा पार्ट, कौन से वाले जो व्हीकल्स हैं वो इंडिया के कौन से नॉर्म्स के अंदर आते हैं और कहाँ कब वो जो है इम्प्लीमेंट किए गए थे। 4 व्हीलर भारत स्टेज 4 में, सारे वैसे भारत स्टेज 4 में ही है और लगभग लगभग जो डेट है वो भी सेम ही है, अप्रैल 2017, ठीक है। आपको जो याद रखना है वो ये रहा, ठीक है। सब्सटेंशियल फॉल इन एयर इन दिल्ली इज द रिजल्ट ऑफ यूरो नॉर्म्स, क्या कहते हैं इन्हें, यूरो नॉर्म्स enforced by Delhi government between the 1977 and 2005। अभी रिसेंट में आपको पता है कि केजरीवाल जी ने कौन सा कराया चलाया था, रिसेंट तो नहीं, उसको भी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा टाइम हो गया, ऑड इवन वाला सिस्टम, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा उसकी जो न्यूज है उसको देख के जाना एग्जाम के लिए। नॉइज पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो नॉइज पोल्यूशन भी जो आया था हमारा, जो ये जो एयर पोल्यूशन एक्ट था उसी को अमेंड किया गया था। अगर आपको पता हो कि हर जो हमारा ये सब चीजें होती हैं 5 क्या बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स हमारे चलते हैं गवर्नमेंट के, तो 5 ईयर प्लान्स में ये बाद में अमेंड किया गया था, मतलब कि उसमें एक ऐड किया गया था किसके लिए, नॉइज पोल्यूशन के लिए भी 1987 में, ठीक है। ये अब आ जाता है हमारा अगला कहानी किसका, कि इसका आपको ये पता होना चाहिए कि कितना जो है हाई ब्रीफ एक्सपोजर टू एक्सट्रीमली हाई साउंड लेवल 150 डेसिबल, ठीक है, और मोर मे कॉज स्लीपलेसनेस, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, फीलिंग ऑफ स्ट्रेस, ये सब। तो मैक्सिमम आप कितना, अगर आप इतना हाई लेवल का साउंड सुनते हैं तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करने को मिलेंगी। फिर है कंट्रोल मेजर क्या है, आपको पता है कि हॉकिंग वॉकिंग जो है ये सब चीजें, वो लाउड स्पीकर को अवॉइड करना वाला चीज, प्लस एक नॉर्मल वॉल्यूम में चीजों को सुनना। फिर आ गया हमारा क्या, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया, वाटर पोल्यूशन एक्ट जो था वो हमारा आया 1974 में, टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज। सेम ही है सबका, क्या बोलते हैं डेफिनेशन वगैरह। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, डोमेस्टिक सीवेज वगैरह के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई किया, एंड क्या पढ़ाई नहीं मतलब इसके बारे में थोड़ा सा इसको पढ़ा। आपको पता होगा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो थी उसको भी बहुत ज्यादा वो दिया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया उसमें। इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो है एक्सपोजर कहाँ पे करना है, प्लस उसको कैसे फिगर आउट करना है ताकि हम मिनिमम कर सके चीजों को, हार्श इफेक्ट को मिनिमम कर सके, तो उन सब चीजों को हम इन सब इसमें लेके आए। फिर अगर आपको एक पता होगा तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा वाला जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा बायोमैग्निफिकेशन का। बायोमैग्निफिकेशन क्या है, it refers to an increase in concentration of toxic level at successive trophic level in the food chain। मतलब ये रही हमारी फूड चेन, ठीक है। हमारा जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर यहाँ पे 0.1 है तो यहाँ पे 1, देन 10, देन 100 ppm करके हो गया, पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं इसे, ठीक है। हर एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। द टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड, ठीक है। जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस जो है सबसे प्राइम नीचे लेवल वाला हमारा ट्रॉपिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म खा रहा है, उसको ना तो हम मेटाबोलाइज कर सकते हैं ना ही एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, बट वो क्या हो रहा है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जा रहा है, ठीक है। उसका आपने बहुत अच्छा जो पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा आपने DDT में, ठीक है। हाँ जी, ये आपके एनसीईआरटी का ही पार्ट है। ये लीजिए, क्वेश्चन नीट पे भी आते हैं। हाँ जी, इसके क्वेश्चन हर बार नीट में आते हैं, एक ये वाला और एक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो हमेशा आपके उसमें आती है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पे ही हमारा एल्गल ब्लूम वाला भी आ जाता है। अभी मतलब जैसे हम लोग का तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं है, बट जैसे जो 11th और 12th वाले बच्चे हैं ना, उनको ये वाला पार्ट जो है रटा हुआ है कि टेरर ऑफ बंगाल क्या है, कैसे करता है, क्या और इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट, एंड कहाँ से आया, एंड एवरीथिंग वाला पार्ट। मतलब ये चीज जो है, थोड़ी बहुत चीजें जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है तो वो मैं साथ साथ में बताते रहती हूँ। एंड सिमिलर इन द थिंग विद बायोमैग्निफिकेशन, को बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, जैसे हम नेचुरल एजिंग ऑफ सी कहते हैं या सॉरी लेक कहते हैं, ये सारी चीजें उनको जैसे कहते हैं ना टिप पे है। बायोमैग्निफिकेशन हमने क्या पढ़ा अभी,
हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पहुंच रहे हैं, क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन मैम हर बार इंक्रीज कर रहा है। ऐसे डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है, कि कॉन्सेंट्रेशन हर बार क्या होता है मैम, इंक्रीज कर रहा होता है। कि हमने जो ये DDT हमें मिला वो कहाँ से मिला, पहले तो एग्रीकल्चर रन ऑफ वाटर से मिला, और उसको किसने खाया, जू प्लैंक्टन ने। तो अभी तक हमारा DDT का क्या था, पार्ट्स पर बिलियन था, अब ये आ गया पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। जब ये स्मॉल फिश ने खाया तो ये 0.5 हो गया, फिर लार्ज फिश ने खाया 2 ppm होगा। और इनफैक्ट ना अभी आपको क्या बोलते हैं, रिसेंटली जब आप पेपर दोगे ना तो इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिलेगा अभी, कि हाईएस्ट टॉक्सिक लेवल जो हमें मिलता है वो कितना मिलता है, ठीक है। अच्छा मैं कोई ये चीटिंग वाला पार्ट नहीं बता रही हूँ, मैं बस आपको एक थोड़ा सा वो बता रही हूँ कि हम लोगों ने, अंश अगर आपको याद हो, कल की क्लास में एक ऐसे लॉग वाला पार्ट पढ़ा था, याद है? Yes, ma'am. आई गेस log S इज इक्वल टू क्या था, log C प्लस में Plus z log Z A। log A। Third login. स्पीसीज और एरिया का रिलेशन था। प्लीज इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। ऑल्दो मुझे पता है Okay, कि ma'am. आपको जितना करवाना चाहिए था और जितना मैंने करवाया है ना, बस एक बार उतना ही प्रॉपरली करके जाना, उतने से भी तुम्हारे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। मैं आपने लास्ट टाइम कल एक चीज याद दिलाने के लिए बोला था आपने मेरे से कि कुछ R करके था। अरे यार अंश, तो आपने याद कहाँ दिलाया मुझे, R&K सिलेक्शन। यस मैम। Yes, sir. के सिलेक्शन, चलो जी मैं भी देखती हूँ। एंड ऑफ द क्लास में अगर हम लोग देखेंगे तो मैं इसको देख लूँ, वरना अगर आपको अभी देखना है तो रुको एक सेकंड। मेरे नोट्स की हालत देखोगे, ये देखो आगे पीछे कुछ रह ही नहीं गया उसमें। R&K सिलेक्शन, बिकॉज वो थोड़े बहुत जो चीजें है ना आपके में इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही होते हैं भाई, जब आपको 10 बार दिन में देखना होता है ना चीजें, जब आप नोट्स बनाते हो, बस अब क्या कर दिया ना, पूरा आपको टाइप करके करो। हम लोग की आदत पड़ी है वैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने वाली। Yes, ma'am. आपकी में पॉपुलेशन डिस्पर्जन वाला पार्ट भी मुझे, बट पॉपुलेशन डिस्पर्जन तो नहीं दिखा फिलहाल। अच्छा कोई नहीं, पहले हम ना यही वाला कर लेते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये मेरे को यहाँ पे भी मेरे पास भी मिल गया है, तो हम ना मेरे वाले से पार्ट से पढ़ते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारा जो होगा ना सबका सब क्लियर हो जाएगा इसमें भी। वैसे भी बायो मतलब ये वाला बहुत ज्यादा हार्ड पार्ट है नहीं। क्या है ये हमारा Yes, ma'am. DO, क्या होता है, क्या होता है BOD, क्या होता है, बोलो बोलो सुमन। Biological oxygen demand. हाँ वही तो पूछ रही हूँ यार, इतना अभी तो हार्ड थोड़ी ना है। ऑर्गेनिक मैटर को। Body oxygen. और ये हमारा क्या है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड इसको हम कहते हैं डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है। पढ़ा होगा आपने ये एकदम मैं तुम्हें टॉप लेवल वाला कंटेंट बता रही हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा ऊपर तुम्हारे में क्या कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। क्या है मैम इसकी कहानी, कि यहाँ पे हम पढ़ते कैसे है ना, कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि हमारा एक समुद्र, एक पर्टिकुलर लेक ले लेते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेक है, उसमें क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। उनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, करेक्ट मैम। जिंदा रहने के लिए मैम हर एक ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग टाइप के हैं सारे के सारे, ठीक है, उनको जिंदा रहने के लिए मैम ऑक्सीजन चाहिए, कि वो जो ऑक्सीजन उनको मिलेगी, और उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए अपना सांस वास लेने के लिए, या अलग अलग अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, इस पर्टिकुलर लेक में ड्यू टू सम रीजन क्या हो गया है, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। क्या हो गया है, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि बायोलॉजिकल मतलब कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये बाहर से ऑक्सीजन की डिमांड करने लगते हैं, करेक्ट। यही हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये क्या, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एनारोबिक को तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ब्रेक ऑर्गेनिक मैटर। अब क्यों जरूरत है इनको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर पॉन्ड में अगर हम गंदगी डालेंगे, पॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि देखो आपको पता होगा ये बात तो बहुत अच्छे से, कि बीओडी जो है पॉल्यूटेड और अनपॉल्यूटेड, किसका ज्यादा होता है मैम? बीओडी अगर ज्यादा हो तो पॉल्यूटेड जो बीओडी अगर ज्यादा होगा तो वो हमारा पॉल्यूटेड है, ठीक है। और बीओडी अगर हमारा कम है तो वो हमारा अनपॉल्यूटेड है। तो आप समझ में आया चीजें, कि यहाँ पे जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से ऑक्सीजन की डिमांड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स
ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी कौन से, एरोबिक वाले, ठीक है, ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं टू ब्रेक ऑर्गेनिक मैटर, OMS ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। इतना आपको जो डेफिनेशन है वो इसका पता होना चाहिए, क्योंकि इसी को जो अगर पूछते हैं तो इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्या है, ये जो आपका था एक जो इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है आई गेस 2013 या 14 वाले उसमें, कि ना किसका कौन ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आपको एक चार्ट दिया जाए तो यहाँ पे कौन सा लॉटिक वाटर, आपने सुना है ये लॉटिक वाटर एंड स्टैग्नेंट वाटर? स्टैग्नेंट क्या होता है मैम? रुका हुआ पानी। रुका हुआ पानी, ठीक है। तो लॉटिक वाटर का जो हमारा BOD होता है वो ज्यादा होता है और स्टैग्नेंट वाटर का कम। मैम लॉटिक वाटर होता क्या है? लॉटिक वाटर मतलब बहता हुआ पानी। मैम उसका BOD ज्यादा कैसे हो जाएगा? स्टैग्नेंट का ज्यादा होना चाहिए ना। जी हाँ जी, होना तो ऐसे चाहिए, बट है कहानी यही, ठीक रीजन है। क्या है? और रीजन तो अभी मुझे भी ऐसे नहीं पता है, बट क्या बोलते हैं ये आप कह सकते हो कि एक लिमिटेड अमाउंट में ही स्टैग्नेंट वाटर में जो है आपके पॉल्यूटेंट आ सकते हैं, बट लॉटिक वाटर क्या है, एक ह्यूज अमाउंट वाला पार्ट वो है एरिया, तो वहां पे जो चांसेस वो होते हैं, मतलब चांसेस क्या, वहां पे जो पॉसिबिलिटीज होती हैं कि आने की, ये जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी ज्यादा होती है। मैम बट लॉटिक वाटर में जाने की भी तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, बट आपने क्या बोलते हैं कभी वहां विजिट किया है, कभी आपने अंश इसी साइड पे यमुना या फिर जो गंगा वाला पार्ट है, जो थोड़ा यस मैम। उनका गंदा वाला पार्ट होता है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया से जो स्टार्ट होता है ना ब्लैक वाटर, वो एक पर्टिकुलर एरिया में जाके खत्म होता है, तो हम उस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, पूरे ओवरऑल रिवर की बात नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि लॉटिक वाटर में क्या होता है, थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, ठीक है। चलो दूसरा हमारा कौन सा आ जाता है, एक आता है आपका टाइप्स ऑफ लेक्स। टाइप्स ऑफ लेक्स में कौन से पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लेक्स पढ़िए आपने ये, अभी सारे के सारे बोल दोगे कि हाँ मैम, बताओ कौन सी टाइप्स ऑफ लेक्स में, अगर आपने नाम मुझे पता है पहले दो नहीं सुने होंगे, एक होता है हमारा ओलिगोट्रॉफिक, ओलिगोट्रॉफिक, ठीक है, ये नहीं सुना है मैम, हाँ जी पता है मुझे, नहीं सुना। फिर आता है मैम मीजोट्रॉफिक, ये भी नहीं सुना है मैम, ठीक है भाई, सुना है, कोई बात नहीं, अभी मैं सिखाती हूँ। अब ये वाला मैम हमने सुना है यूट्रॉफिक लेक, जिसमें हमारा यूट्रॉफिक देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या यूट्रॉफिकेशन देखने को आपको मिलता है, ठीक है। अब रिलेट कर पा रहे हो, यूट्रॉफिकेशन मतलब क्या हुआ, मैम एल्गल ब्लूम का वाटर के सरफेस के ऊपर आ जाना, जिससे कि वो ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देता है। देखो यूट्रॉफिकेशन का मतलब हुआ एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कि वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब पहले हम स्टार्टिंग वाली देख लेते हैं, ये मेरा फ्रेंड, यूट्रॉफिक लेक मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो लेक है वो कैसी है, नई नई बन रही है, न्यू फॉर्म हो रही है, ठीक है, कि हम उसको क्या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल लेक काइंड ऑफ है। लेक्स वैसे भी मोस्टली आर्टिफिशियली होती है, कहीं रैंडम से तो नहीं आ जाती ना, ठीक है, लेक्स वैसे भी मोस्टली आर्टिफिशियली होती है। तो ओलिगोट्रॉफिक का मतलब कि हमने उसको न्यू न्यू बनाया है। अब न्यू न्यू अगर आपने बनाया है तो वहां पे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स का या फिर किसी भी चीज का प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, कम होगा, इनफैक्ट काफी कम होगा। तो यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी जो होगी दैट विल बी वेरी लो, ठीक है। और इनको हम क्या कहेंगे, इसीलिए न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये अभी जस्ट बनी हुई है, फ्रेश है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कैसा होगा, खुद से सोचो, यहाँ का ऑक्सीजन लेवल कैसा होगा, हाई होगा, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल, क्योंकि नए नए ऑर्गेनिजम्स वहां पे हैं, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्टिविटी है नहीं तो ज्यादा यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा। आप ये हमारा कैसे, इसको एक तरीके से समझो ना, तो ओलिगोट्रॉफिक को याद कर सकते हो आप कैसे, साफ सुथरी लेक, साफ सुथरी, कैसे लिखते हैं पता नहीं कैसे लिखते हैं, हाँ याद आ गया, साफ सुथरी लेक, ठीक है, एकदम साफ सुथरी जिसमें कोई गंदगी वंदगी नहीं है, ठीक है। तो जस्ट क्रिएट हुई है, इसीलिए क्या है हमारे पास
अभी जो है डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं। डिजोल्व न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट नहीं हुए, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि ये भी आपसे पूछा जाता है, डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स एक्यूमुलेट नॉट एक्यूमुलेटेड, क्या मतलब हुआ इस बात का अंश? मैम जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वहाँ पे इकट्ठे नहीं हुए हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, समुद्र मतलब कोई लेक में हम क्या न्यूट्रिएंट्स डालते हैं? नो मैम, वो खुद ब खुद मैम, जैसे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो बिल्कुल सही, उनसे आता तो है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये फ्रेश बनी हुई लेक है, तो वहां पे डेड एंड डिके मतलब कोई ऑर्गेनिज्म जो है रिसेंटली मरा नहीं है, मरा नहीं है तो उनके डिकम्पोजर्स नहीं आए हैं। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। yes ma'am, डिजोल्व न्यूट्रिएंट इसलिए क्या होंगे, कम होंगे। अब मीजोट्रॉफिक में क्या होगा, सब कुछ एकदम मॉडरेट, न्यूट्रिएंट कैसा है, मॉडरेट न्यूट्रिएंट, ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी कैसी हो जाएगी, ये भी मैम मॉडरेट ही होगी। समझ में आ रही कहानी ये? हाँ जी मैम। yes ma'am, आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यूट्रॉफिक का, क्योंकि यूट्रॉफिक में क्या है हमारे पास, यूट्रॉफिक में न्यूट्रिएंट भरा हुआ है, सही तो लिखा ही हुआ है, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या है, भरा हुआ है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसीलिए इसकी प्रोडक्टिविटी भी कैसी होगी, ज़्यादा, बहुत हाई, वेरी गुड, ठीक है। प्रोडक्टिविटी यूट्रॉफिक लेक की क्या है, वेरी हाई होगी। और इसी वजह से अगर आपको याद हो तो हमने जो फर्स्ट पॉइंट इसका लिखा है ना, कि डिजॉल्व ऑर्गेनिक, सॉरी डिजॉल्व न्यूट्रिएंट जो है, डिजॉल्व न्यूट्रिएंट जो है यहाँ पे क्या होंगे, हाईली accumulate, डिजॉल्व होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ऑब्वियस है वो उनपे अटैक करने वाले भी जो है, फीड करने वाला नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल जो है वो भी प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे जो आपके yes ma'am, क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, वो आते हैं इस पर्टिकुलर, इकलौता पर्टिकुलर ग्राफ है इसका, जिससे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। okay ma'am, अगर आपने देखा होगा, चारों कलर हम लोग यूज कर लेते हैं, ये इसी को अब ये अगर आपने इस चैप्टर में पढ़ा है तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ आपका ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा आपके लिए प्रिपेयर्ड है, ठीक है। yes ma'am, बताइए जी। अब मैं ना इसको अभी के लिए क्या कर देती हूँ, आपके लिए लेबल कर देती हूँ, एक बराबर में लिखे आ okay जाए, ma'am, ठीक है। चलिए जी, इसका नाम है हमारा ए, ये है बी, और ये हमारा है जो ये वाला गया बी, ठीक है, दिस इज योर सी, और ये जो पार्ट आ रहा है हमारा यहाँ पे आ गया डी। बताएं जी, ये कौन सा पार्ट है, ए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन इसमें यही पूछा जाएगा। ये जो है ये क्या है, अगर हम टाइम को एक यूट्रॉपिक लेक का इसका टाइम मान लें, ठीक है, और यहाँ पे हम मान लें प्रोडक्टिविटी, तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? कोई भी बच्चा क्लास का एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, मेरी एनसीईआरटी भी है नहीं मेरे पास। अंश क्या हो गया, नहीं पढ़ा है आपने ये पार्ट? मैम ये वाला ग्राफ नहीं है यहाँ पे, बस मैम कर वो है बीओडी और उसके बीच में ऑक्सीजन डिसॉल्व के बीच में। एक सेकंड रुको, मैं ना एक बार अपनी एनसीईआरटी मंगा लेती हूँ, ठीक है, जस्ट एक सेकंड मेरा। एक सेकंड, आई होप मेरी मम्मी आ जाए तो मैं उनसे बोल दूँ। एनसीईआरटी देना मेरी, एनसीईआरटी कल वाली बुक। बिकॉज मैं आपको अगर बोलूं तो ये जो ए वाला पार्ट होगा ना आपका, ये अगर हम यूट्रॉफिक लेवल पे दिखाएंगे तो आपको, yes ma'am, ठीक है, अगर आप एक यूट्रॉफिक लेवल उसकी बात करोगे ना बच्चे, तो ये जो आपका ग्राफ दिखा रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो ठीक है, आप अपने थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना कि आपको ना लेबल करना है किसके बीच में, डीओ के बीच में, डिजोल्व ऑक्सीजन, बीओडी के बीच में, yes ma'am, एंड हमारा और कौन से होते हैं, क्या बोलते हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा एक हमारा ग्रीन एल्गी। कौन सा हो सकता है? अब थोड़ा सा कोरिलेट करो कि ये अगर एक यूट्रॉफिक हमारा है, यूट्रॉफिक लेक पे जिसमें यूट्रॉफिकेशन हो रहा है, तो ए इन चारों में से किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैम वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा ना, तो मैम जो स्ट्रेट लाइन है वही होगा।
यस स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है इन चारों में से? मैम BOD आई थी। बीओडी को, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यूट्रॉफिक लेक की कैसे बढ़ेगी? इंक्रीज करती जाएगी, बहुत इंक्रीज करती है जब हम यूट्रॉफिक लेक की बात करते हैं। तो इस बात से याद रखना कि जो हमारा, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं वहाँ, यस है ना, ऐसे जाती है। यस मैम। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला जो दिखा रहा है वो दिखाएगा आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब खुद से सोचो कि अगर ये हमारा जो स्ट्रेट लाइन है ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को दिखा रही है, तो हमारी घट कौन सी रही होगी? थी मैम, डिसॉल्व ऑक्सीजन घट रही होगी। डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है घट रही होगी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि सी हमारा डिसॉल्व ऑक्सीजन हो सकता है, यस मैम। क्योंकि एकदम से तो नहीं घट गई होगी ना। ये वाला दिखा रहा है, ये कर्व क्या दिखा रहा है, ये थोड़ा सा वैसा बना है, मतलब ये कैसा बनेगा, ऐसे, ठीक है, कि ये एकदम से तो नहीं घट गई होगी। पहले कैसा होगा, यूटिलाइज कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स हमारे, और फिर सडन डिक्लाइन हमारा ऑक्सीजन का आ गया, तो डिसॉल्व ऑक्सीजन हमारी मैम खत्म हो गई। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या यस देते हैं, मैम। सिर्फ ये छोटे छोटे से बना के दे देते हैं कि ये रहा एक और ये रहा हमारा दूसरा, कौन से हैं। तो मैम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ये है और ये हमारी बीओडी है यूट्रॉफिक लेवल की, ठीक है। अब दूसरा कौन सा आ जाता है हमारा, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता आप में से कितनों को पता है कि जब भी हमारा ना बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो है लेवल वो भी बढ़ जाता है, और उसको हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या कहा जाता है उसे? ब्लू ग्रीन एल्गी। और कौन सी एल्गी हमारी खत्म होने लगती है? वो है ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी का जो है अमाउंट वो रिड्यूस होने लगता है, और वो हम, और हमारी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उनका जो अमाउंट है वो क्या बोलते हैं, इंक्रीज करने लगता है। तो मैम अगर ऐसा आप, क्यों होता है? क्या होता है बच्चे अंश? मैम वो इंक्रीज होता है, ये डिक्रीज क्यों होता है? दोनों ही तो अलगी हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का अमाउंट क्यों डिक्रीज होता है, जस्ट एक सेकंड, मैंने एक्चुअली बहुत टाइम से देखा नहीं है ना, तो नहीं नहीं, ये एक्चुअली ना इसका क्या बोलते हैं, आप अंश ये समझ लो कि इकोलॉजी में भी आपको पता है ना, कुछ कुछ जो है चीजें रूल्स के बेसिस पे हम चलते हैं लेके। तो ये हमारा एक रूल ही होता है, जैसे हमने पढ़ा ना कि बीओडी हमारा, जैसे कि अगर इसका इस पर्टिकुलर चार्ट का कंक्लूजन निकालोगे तो कंक्लूजन 1 होगा कि बीओडी विल बी रिप्लेस्ड बाय डीओ, ठीक है, उल्टा बोल रही हूँ सॉरी, डीओ विल बी रिप्लेस्ड बाय बीओडी, ठीक है, डीओ इज रिप्लेस्ड बाय योर बीओडी, ठीक है। और वही हमारी कहानी इनके साथ चल रही होती है कि ग्रीन एल्गी, ये एक्चुअली याद करने का तरीका है आपको कि ग्रीन एल्गी जो है उसको रिप्लेस कर देगा हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा या रिप्लेस कर देगा, ठीक है जी। और ये बात आपको मतलब क्या है कि याद करके रखनी है, बिकॉज अभी ना मेरे को भी इसका आंसर नहीं दिख रहा है, और फिर वही बात है कि मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है, और मैं आप लोगों ने मुझे बताना भी भूल गए, तो मैं इसलिए जो है एक बार देख के नहीं आई थी। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीजें क्या आ गई आपकी कि यूट्रोफिकेशन इज व्हाट, एक्सेसिव रिचनेस ऑफ न्यूट्रिएंट, और यूट्रोफिकेशन हम क्या कहते हैं, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, ये कहा जाता है इसे, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, यस मैम। है ना, एजिंग ऑफ लेक। और वो जो लेक की जो एजिंग है दैट माइट बी नेचुरली भी हो सकती है, या ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी हो सकती है, कि हाई एक्यूमुलेशन हो जाता है यहाँ पे, हाई एक्यूमुलेशन किसका, ऑर्गेनिक मैटर्स का, ठीक है। और ये जोन हमारा कैसा बन जाता है, हाइपोक्सिक जोन, क्या कहते हैं इसे हम, हाइपोक्सिक जोन। हाइपोक्सिक जोन मतलब शिवांश, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइपोक्सिक जोन? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लो या वेरी लो, ठीक है, जिसकी वजह से डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाती है यहाँ पे। और इस टाइप के जो पॉन्ड में है किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, कौन से पर्टिकुलर केमिकल का, तो ये भी देख लेना, पता चला कोई ग्राफ इसका भी दे दे। फॉस्फेट का जो है हमारा क्या जो है एक्यूमुलेशन वो बढ़ जाता है इन टाइप की लेक्स में, ठीक है। ये चार्ट आप बस इतना सा पढ़ लो, मेरे अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम नहीं है ओके मैम। अगर आपने ये 2 चीजें पढ़ी हैं कि डीओ कम, बीओडी ज्यादा, ग्रीन एल्गी कम एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ज्यादा। मैम ये ग्राफ बुक में क्यों नहीं है? अब मैं देखती नहीं यार, पता है वही है ना, पुरानी वाली बुक है। मैम इसमें कितना अजीब सा ग्राफ दे रखा है, 16.3 फिगर है, 274 पेज नंबर। 274, जस्ट 1 सेकंड बच्चे, और 274, हाँ जी, इसमें जो दिया हुआ है ना, इसमें आपको दिखा रहे हैं किस चीज का, ये इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज वाला दिया हुआ है, ठीक है। बट आप अभी क्योंकि आपका रिसेंट में टेस्ट है
कल, और हो सकता है कि कल वाले टेस्ट में या संडे वाले टेस्ट में जो पेपर बनाया है उसमें आपको इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस मिलेंगे, जो ये ग्राफ है, इसीलिए मैंने आपको ये ग्राफ थोड़ा सा समझा दिया। जो आपके में बनाया हुआ है बुक वाला ग्राफ, में एक सेकंड बताता हूँ, एक सेकंड सब्र दो, बस मैं अपना नेक्स्ट पेज ले आऊँ उसका। बुक वाला ग्राफ जो आपको दिया हुआ है दैट इज वेरी सिंपल ग्राफ। क्या कह रहा है ये, उन्होंने 2 पॉइंट दिए हैं आपके कुछ ऐसे कि ये हमारा क्या है, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हुआ मतलब क्या हो गया, ये हमारी कौन सी लेक बन गई यहाँ पे, ये अगर हम डिसॉल्व हमारी, तो ये कौन से है, यूट्रॉपिक लेक बन गई। बट जैसे जैसे हमने उसको सीवेज ट्रीटमेंट दिया, सीवेज ट्रीटमेंट मतलब उसका सफाई कराने लगा या जो है सीवेज क्लियर करने लगे, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाएगा, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वापस आ जाएगी। थोड़ा सा समझने वाला चीज है कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो था एकदम आराम से एवरेज चल रहा था, जो हमारी जो फ्रेश लेक थी या उस टाइम पे बिल्कुल ठीक था, ठीक है, बट वहां पे क्या हुआ, फैक्ट्रीज वगैरह आ गई, बहुत सारी फैक्ट्रीज लग गई, तो क्या हो गया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल गिर गया, ठीक है, बिल्कुल कम हो गया। तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, इसका मतलब क्या है, हाईली पॉल्यूटेड है ये पॉइंट, हाईली पॉल्यूटेड या टॉक्सिक है, मेरे को ना आजकल स्पेलिंग्स नहीं आ रही, पॉल्यूटेड, ठीक है ना स्पेलिंग, हाँ, हाईली पॉल्यूटेड है ये वाला एरिया हमारा। बट हमने क्या स्टार्ट कर दिया, सीवेज ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। जब आपने उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटी होने लगेगी। और उसी तरीके से जो आपका दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि क्या हमारा जो ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, ये कैसा है, फ्रेश वाला है, तो फ्रेश वाले में हमारे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बीओडी का लेवल क्या होगा, बिल्कुल कम है ना। बट जैसे जैसे हम हाईली पॉल्यूटेड की तरफ बढ़ेंगे, हमारा ग्राफ भी इंक्रीज करेगा और उल्टा होने लगेगा, ठीक है। और एक पॉइंट आके क्या, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का जो है पॉल्यूटेड, हाईली पॉल्यूटेड में, क्या ये ग्राफ बिल्कुल सही बैठ रहा है आप, हाँ जी मैम, क्योंकि हाईली पॉल्यूटेड में अभी जस्ट आपने पढ़ाया है कि हाईली जो पॉल्यूटेड होता है तो उस टाइम पे बीओडी का लेवल क्या हो जाता है, वेरी वेरी हाई, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बीओडी कब कम हो जाएगा, जब हमने सीवेज ट्रीटमेंट दिया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, बीओडी कम हो जाएगा। समझ आया अंश? मैम इसके ग्राफ में ना अल्फाबेट्स भी दे रखे हैं, एक वाई वाले एक्सिस की तरफ। क्या दिए हुए हैं मैम, अल्फाबेट्स दे रखे हैं वाई एक्सिस की तरफ। अल्फाबेट्स का दिए हुए, मेरे पास भी तो वही है, कंसंट्रेशन लिखा हुआ है लड़के। अबे मैम दिए हैं, ग्राफ में दिए हैं, वाई एक्सिस नहीं कंसंट्रेशन लिखना है वो नीचे से पढ़ रहा था मैं। तुम लोग ना ज्यादा पढ़ के ना पगला गए हो सारे। मैंने लिख भी तो ऐसे रखा है। अरे तो ठीक है, क्या हो गया, लो मैं एनसीईआरटी वालों को स्पेशल गुहार लगा दूंगी कि भाई कंसंट्रेशन को सीधा सीधा लिख दें आप, पगले हो सबके सब लाइन से। ये कंसंट्रेशन है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए जी, और कुछ चीज अंश जो आप पूछना चाहते हैं, बिकॉज आज की क्लास हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, सैटरडे हमारी लास्ट क्लास होगी, तो अगर कुछ और पूछना चाहते हो आप तो मैं आपको वो भी चीज समझा दूं। मैम कोई से भी चैप्टर से, किसी भी चैप्टर से हाँ पूछ लो, मेरा क्या, मैं भी तो एनसीईआरटी लेके बैठी हूँ, देख लूंगी एक बार तुम्हारे और क्या, या फिर हम क्या, फिर सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर्स भी आ जाते हैं। इस चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट रह गया क्या, तो मुझे समझाने को लगता है कि होना चाहिए, तो मैं समझाना तो मेरा ये वाला आपने पढ़ा है क्या, फोम, ठीक है, इसको भी एक बार थोड़ा सा देखना, फ्रेंड्स ऑफ आर्टा मार्ट, जितना तुम्हारा एनसीईआरटी में, अच्छा ये दिया तो हुआ था यार अंश, इस वाले डायग्राम को ही देख लेते तब भी आपका 10 सॉल्व हो जाता। देखो अच्छा ये बात एक बार यहाँ पे देख लो, आई गेस एनसीईआरटी में भी थी, मैं आपको दिखाना भूल गई कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा जी, कि यहाँ पे मैम सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, ये सारी चीजें दी हुई हैं आपको, सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है तो मतलब क्या होगा, वो एरिया हाईली पॉल्यूटेड एरिया है। सीवेज डिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया बच्चा, कि वो एरिया हाईली पॉल्यूटेड है, ठीक है, हाईली पॉल्यूटेड है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हाईली पॉल्यूटेड है तो मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास खत्म हो गई है, तभी तो हम ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, क्या हमारा बीओडी है ना,
वहां पे बीओडी का लेवल क्या हो गया, बिल्कुल कम, और डिजॉल्व बढ़ जाएगा। क्या है, ज्यादा है। ठीक है, बट जब हम हाईली डिस्चार्ज एरिया की बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन हमारा क्या हो गया है, बिल्कुल कम, कम, और बीओडी क्या हो गया है, बहुत ज्यादा। हाई। और जब हमने उसको ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया है, वही जब एक डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो हमारा बीओडी फिर से कम होने लगा, मतलब कि वो जो है रीअपेयरेंस होने लगा क्लीन वाटर का। ठीक है बच्चा, आई गेस और कुछ नहीं है इस चैप्टर में आपको पढ़ाने लायक। और मैम चैप्टर नंबर 9 करवा दिया था आपने? कौन सा करा दिया था बच्चे? हाँ, चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेटजीज वाला। हाँ, स्ट्रेटजीज वाला हमने कर लिया था। कब? अच्छा? मैं वापस क्यों नहीं हूँ? अच्छा हाँ हाँ कराया था, सॉरी सॉरी सॉरी, कराया था आपने, कराया था। उसमें वैसे भी तुमको मोस्टली रटना ही है। चलें जी, बताएं। अब आप लोग से क्या है, हम लोगों का सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला मतलब रह गया है। अच्छा, मैं तुम लोग को जो पढ़ाने का था, जिसके लिए कॉपी खोली, वो तो पढ़ाया नहीं तुमको, सारी रामायण पढ़ा दी मैंने। मैम RNK वाला। R&K वाला, करेक्ट। देखो इकोलॉजी में है तो बहुत सारा भी, बट फिर वही है कि तुम्हारे में कितना क्या है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और तुम लोग का वैसे भी क्या होता है, कोई स्कोप है आगे? क्या है अंश? मैम इकोलॉजी में स्कोप है आगे? हाँ जी, बहुत अच्छे अच्छे स्कोप है भाई। क्या मैम? कितने सारे फॉरेस्ट हैं, FRI और इन सब में आप चले जाओ, बहुत अच्छा पैसा मिलता है। मैम आपको पता है यही क्वेश्चन ना मैंने 10th क्लास में अपने एक टीचर से पूछा था, उनसे एक वो नहीं गिनवाया गया था इकोलॉजी का। नहीं नहीं, तुमने जो देहरादून का वो नहीं सुना है, FRI तो कितना फेमस है। मैम मैंने नहीं सुना, सॉरी। नहीं, क्या? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यार कैसे नहीं सुना होगा, साइंस के स्टूडेंट हो गए तुम। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI जो देहरादून का है, और सबसे टॉपेस्ट है, बहुत तगड़ा पैसा मिलता है वहां पे। और दूसरे आपको अगर मैं बताऊं, तो जो आपने वो अभी वो कौन सी मूवी आई थी, पुष्पा, उसमें जो था, हाँ उसमें भी जो ये चंदन वंदन वाला होता है, वहां पे कौन होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स ही तो होते हैं हर जगह। मैम वो तो फॉरेस्ट ऑफिसर हो गए ना मैम, इकोलॉजी मैम उसी में आएगा। अंश जी, फॉरेस्ट ऑफिसर का एग्जाम कौन दे सकता है, एक बार मैम जिन्होंने गूगल। मैम BSc इन फॉरेस्ट्री कर रखी हो, और या फिर UPSC में भी तो वो होता है। नहीं नहीं बच्चा जी, जिनके उसमें कोई भी एक स्ट्रीम इकोलॉजी की हो, वो हमारे एलिजिबल हैं इसके लिए, वरना कोई एलिजिबल नहीं है अगर आप इकोलॉजी का एग्जाम नहीं देते हैं तो। तो मैम उसके मैम स्ट्रीम्स क्या क्या होंगी इकोलॉजी की? इकोलॉजी की बहुत है यार, पता है, और बहुत ही तगड़ी तगड़ी वाली इसकी वो है, जो इनका सिलेबस है ना, वो बहुत ही अजीब तरीके से बटा हुआ है। मतलब तुमको ना सुनने में लगेगा कि सब सेम है, वही इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी वाला, जो लगता है कि सब सेम है, बट है सब कुछ अलग अलग। मैम इनके ऑक्यूपेशन बस यही है इकोलॉजी का? मोस्टली इनका ऑक्यूपेशन तो यही है। तो मैम लॉट ऑफ कंपटीशन होता होगा इनका तो। कंपटीशन तो बहुत तगड़ा है भाई। अगर एक बार बन गया ना, मतलब स्टार्टिंग सैलरी ही जो है, मतलब जो पे स्केल है नॉर्मल वाला, वही आपका 90 से 1 लाख में अगर दिखा रहा है, तो नॉर्मल पे स्केल तो वो आपको कितना मिलता होगा, लगभग लगभग 140 के लगभग आपको हर मंथ का स्टार्टिंग है, सोचो आप। बट वही है कि उतना लेवल का एग्जाम भी होता है। एग्जाम क्या होता है मैम इसके लिए? इसके लिए FRI का तो देखो, FRI का तो जहां तक मुझे पता है, मतलब जहां तक नहीं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो तो अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है, और बाकी जो जाता है वो जाते हैं उनके थ्रू। CSIR एग्जाम सुना है तुमने? कौन सा मैम? CSIR नेट का जो एग्जाम होता है, सॉरी नहीं। UGC, अरे यार, UGC, हाँ ये तो सुना है। CSIR नेट, ठीक है, ये वाला तो मतलब हर एक के लिए एलिजिबल होता है। और एक हमारा सबसे पहले तो FRI का ही जो एक टेस्ट होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम है, टेस्ट नहीं है, एंट्रेंस एग्जाम। प्लस हमारा कौन सा सबसे बेस्ट है इसका, UGC नेट का, क्योंकि UGC नेट में आपको देखो, UGC नेट को ना क्लियर करना एक थोड़ा सा इजी वाला पार्ट बन जाता है। बट वही चीज अगेन कि क्लियर तो आप लोग कर लोगे, बट रैंक आपको चाहिए एक अच्छे कॉलेज में, तो रैंक आपको टॉप की चाहिए, क्योंकि UGC नेट हमारा इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, बाकी आपको पता है जैसा आपका नीट का रहता है, इन दोनों में भी वही हाल रहता है नेगेटिव मार्किंग का। मैम इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? क्या कौन सा क्या है? मैम एलिजिबिलिटी? ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा UG करना ही तो शायद आप कहीं कर और से सकते हो। पड़ेगा? क्या कह रहे हो अंश? मैम UG कहीं और से करना पड़ेगा हमें? हाँ, नहीं पता है अंश, अगर आप लोग एक चीज जैसे आपसे हम लोग जब तक छोटे थे ना, तो हम लोग के पास कोई ना एक सीनियर नहीं था मेंबर, जो आपको थोड़ा सा हमें थोड़ा सा गाइड कर सकता था।
ठीक है, बट आप लोग के पास मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं सबको हेल्प कर सकती हूँ, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, ऑनेस्ट है, ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैं आपको। बट क्या है ना कि जो बच्चे थोड़े से वैसे होते हैं ना, जैसे मुझे पसंद है ढीठ किस्म वाले, कि वो करते रहते हैं फोन, करते रहते हैं मैसेज, जब तक मैम फोन कर आंसर नहीं दे रही है। तो अगर आप वैसे बन जाते हो ना, तो थोड़े टाइम बाद एक इंटरेक्शन भी बन जाता है, और फिर जो चीजें नई नई आ रही होती है ना, वो फिर हम आपको बता सकते हैं कि कौन सा एग्जाम कब आ रहा है और कब आपको देना है। ठीक मैम है। मैं तो इस वजह से मैसेज नहीं देता कि आप बिजी हो गए, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं करता आपको। अरे नहीं अंश, पता है कभी कभी ना सीरियसली बहुत काम देते हैं, जैसे आज सुबह से ही मैं देखो, पता है आज यू वोंट बिलीव कि मैं 6:30 बजे, मतलब मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज मैं ना बिल्कुल भूल गई कल रात में कि मेरी सुबह 9 बजे जो क्लास है वो न्यू क्लास है जेनेटिक्स की। और जैसे ना अब तुम लोग का क्या है, तुम लोग को जो 12th पढ़ाया गया है, शायद जो शिवानी मैम या मानसी मैम जो भी पढ़ाते हैं, कि वो लोग स्लाइड से नहीं पढ़ाते हैं, राइट? यस मैम। वो लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी से लेके, एनसीईआरटी की क्लिप्स वगैरह लेके उससे पढ़ा रहे थे। बट हम लोग को जो 11th में पढ़ाने को दिया गया, स्टार्टिंग में जब हम लोग यहाँ पे आए, तो हम लोग को दिया गया था कि कैसे स्लाइड दे दी थी थोड़ी बहुत, और उसी में हम जैसे जो थोड़ी बहुत चीजें दी होती है ना, तो थोड़ी बहुत आप वर्बली बोल दो या लिख के कर सकते हो। बट जब पूरी ब्लैंक स्लाइड पे पढ़ाना होता है ना, तो वो एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। मैं सुबह 7 बजे से बैठी हूँ, तब जाके मैंने अपनी 9 बजे क्लास ली है, 2 घंटे में स्लाइड्स बना के जेनेटिक्स की। देखो मैं तुम्हें दिखाती भी हूँ, हाँ ये रहा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, या सुबह मैंने स्लाइड बनाई है, ये रहे। मेरे मतलब बिल्कुल ध्यान से उतर गया कि सुबह जो क्लास होती है, और वो क्लास भी फ्रेश है, ये रिपीट लेक्चर नहीं होता है उसमें। सुबह स्लाइड्स मैंने बनाई है, बच्चों को थोड़ा बहुत समझाया है कि इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसके हैं, क्या कहानी है, हर एक चीज। एक तो बच्चों को ये वाला पार्ट इतना डिफिकल्ट हो गया ना उनको समझाना कि क्रोमोसोम्स में जीन कहाँ होते हैं, एलील्स क्या होते हैं, उनके पल्ले ही ना पड़े। और सुबह सुबह सारे बॉयज, और कुछ कुछ तो इतने पागल कि उनको कुछ भी नहीं समझ में आता है। तो ये सारी चीजें, क्या कह रहे हो बच्चे? सारी स्लाइड्स पे मैंने सुबह सुबह बनाई है आपके, मतलब आपके जो छोटे बच्चे हैं। मैम सीयूटी के थ्रू जो मेडिकल के एग्जाम होते हैं हम्म। या फिर हम जो नीट एग्जाम देते होते हैं, उस दोनों के कोर्सेज सेम होते हैं? सीयूटी के थ्रू मेडिकल एग्जाम होते हैं? मैम नर्सिंग का। अच्छा नर्सिंग का, हाँ ठीक है, नर्सिंग का होता है। आपका फिर इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चे? मैम एक्चुअली मैम थोड़ा डाउट हो रहा था कि सीयूटी के थ्रू जो मेडिकल एग्जाम होते हैं, नर्सिंग के थ्रू या पैरामेडिकल जो होते हैं, हम्म। या फिर मैम हमने जो नीट का एग्जाम दिया या फिर बीएससी नर्सिंग, दोनों सेम कोर्सेज होते हैं? नहीं, बीएससी नर्सिंग एक अलग चीज है। बीएससी नर्सिंग आपको उससे नहीं मिलेगा, नीट से नहीं मिलेगा, वो आपको सीयूटी के थ्रू ही मिलेगा। मैम मिलता है नीट से? नीट से मिलता है बीएससी नर्सिंग? मैंने नहीं सुना यार कभी ऐसे। एक तो जो मैं वो वाला पार्ट ढूंढ रही हूँ, मुझे वो वाला पार्ट नहीं मिल रहा तुमको पढ़ाने के लिए। मैं एक बार देख लूंगी कनिका, एक बार इसको अपना नॉलेज को बढ़ा लूंगी। बट फिलहाल मतलब मैंने ऐसे नहीं सुना। अब किसी और ने सुना हो तो प्लीज इनको हेल्प कर दो इस चीज में। यार R&K वाला ना फिर मैं नेक्स्ट टाइम ही लेके आऊंगी तुम्हारे लिए। आज मेरे को कॉपी में मेरे मिल ही नहीं रहा है, कहाँ उड़ गया है। और इंडेक्स जो है इसका मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। चलो R&K सिलेक्शन ये हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट, अरे यार स्लाइड हटानी पड़ेगी। कहाँ गया तुम्हारा एनवायरमेंट? तो ये, क्योंकि ये थोड़ा सा पार्ट जो है ना आपका, अगेन वही पड़ जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इसमें आएंगे कौन से आपके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इकोलॉजी इज ऑल अबाउट व्हाट? ग्राफ्स। ठीक है, इकोलॉजी जो, आई डोंट नो कि आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, सर्वाइवरशिप ग्राफ एक आता है, सर्वाइवरशिप ग्राफ। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारा किस में आता है? आर सिलेक्शन का इसका ग्राफ अलग होता है। आर सिलेक्शन क्या होता है अभी मैं आपको समझा रही हूँ बिल्कुल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। फिर के सिलेक्शन का अलग। क्वेश्चंस जो है मैं आपको भेज दूंगी, आप आराम से बैठ के प्रैक्टिस कर लेना। देखो एक्चुअली क्या होता है कि आर सिलेक्शन जो है ना, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा कि आर मीन्स रिप्रोडक्शन। इनका जो सिलेक्शन होगा वो किस बेसिस पे होगा बच्चा? रिप्रोडक्शन पे होगा। और के सिलेक्शन जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कांस्टेंट। के इज फॉर कांस्टेंट, बट हम यूज करते हैं के इस पे। अब ना आप किससे रिलेट करते चलो, खुद को मान लो कि हम कौन से कैटेगरी में आते हैं? ह्यूमंस आते हैं के सिलेक्शन के थ्रू। ठीक है, क्या जो है रिप्रोड्यूस बहुत ज्यादा करते हैं? नो। उनका ऑप्शन का क्या है, एक प्रॉपर वो है, मतलब एक तो एज जो है वो है, और प्लस प्लस दूसरी चीज क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये ऐसा भी नहीं होता है कि वो हर टाइम रिप्रोड्यूस ही करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम छोटे एनिमल्स की बात करें, जो जो हमारे जो जैसे कि अगर आप बात कर लो किसकी, चिड़िया की
या मेंढक की, ये सब हमारे किस में आते हैं, या फिशेस की, फिशेस सबसे बेस्ट ले लो, ठीक है, ये सब हमारे किस में आते हैं, आर सिलेक्शन में आते हैं, क्योंकि ये जो करते हैं ना ये एग्स को ले करते हैं। और अगर आपको पता होगा जैसे ह्यूमन रिप्रोड्यूस करते हैं क्या, एक बेबी एक बार में, मोस्ट ऑफ द डे नेचुरल तो हमारा एक बेबी एक बार का ही है, जो जुड़वा वाला कहानी है वो तो हमारी उसमें आ जाता है, अननेचुरल एक इवेंट में आ जाता है, बट हम नेचुरल जो मानते हैं वो एक को मानते हैं, ठीक है। बट फिशेस में क्या कहानी कैसी चल रही होती है, फिशेस में जो रिप्रोडक्शन है कैसे, एक ह्यूज अमाउंट में वो सेक्रेट करते हैं या एग को सेक्रेट करते हैं, ठीक है। माना कि मिलियंस तो नहीं, चलो 1000 मान लो, थाउजेंड्स ऑफ वो उनको एक बार पे वो प्रोड्यूस करते हैं, बट उन थाउजेंड्स में भी जो है अपना जो नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच पाते हैं। जैसे ये अगर हमारा एग वाला स्टेज है, ठीक है, अगर वो लार्वल स्टेज जो होता है हमारा, लार्वल स्टेज तक जो पहुंचते हैं वो कितने रह जाते हैं, 1000 से 100, ठीक है। और उन लार्वल स्टेज में भी क्यों, क्योंकि हम वो कैसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे कंपटीशन बहुत है, उनको खाने वाले भी बहुत हैं, पढ़ा था ना, प्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टॉन्स खाते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिश को लार्ज फिश, तो उनको खाने वाले भी बहुत है यहाँ पे। तो 100 में से भी कितने सर्वाइव करती हैं, ज्यादा से ज्यादा 7 to 10 एक बार में, ठीक है। तो ये हमारा किसका ग्राफ आ जाता है, पूरा आर सिलेक्शन का ग्राफ। तो आर सिलेक्शन का ग्राफ अगर आप पढ़ोगे ना तो कैसा हमारा जाता है, हाँ, अगर इसको मैं हटा दूं, इस पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम ना कि इनके कैरेक्टर्स को एक एंड पे लें और इनके उसको क्या बोलते हैं जो इन दोनों के बेसिस पे आएंगे उसको एक साइड पे लें, तो हम कैसे लेंगे कि इनके पास जो एनवायरमेंटल कंडीशन रहती होगी कैसी रहती होगी आर सिलेक्शन वाले में, खुद से सोच के बताओ ना। मैम हार्श होती होगी, हार्श रहती होगी, मतलब कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती होगी, राइट, समझ रहे हो कि यहाँ पे मैम जो पॉपुलेशन वो रहता होगा एनवायरमेंटल कंडीशन वो हमेशा हमारा अनस्टेबल रहता है, और यहाँ का कैसा है, स्टेबल है प्लस प्रिडिक्टेबल है, देख के तुम बता दोगे कि मैम बारिश होने वाली है, कि अभी हमारा मई चल रहा है तो टेम्परेचर इतना रहेगा, और आगे जो आएगा उसके बाद बरसात आएगी, प्रेडिक्टेबल, और उसके बाद क्या है, ठंड आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी है, स्टेबल है। दोनों को आप बस एग्जाम्पल के बेसिस पे करते जाओ, सारी चीजें आप खुद से बताते रहोगे। अब ये क्या कह रहे हैं, इंट्रिंसिक रेट मतलब क्या, इंट्रिंसिक रेट मतलब क्या हो गया, बताओ जी, जिसने भी हैंड रेज किया है। सदाब, मैम बर्थ माइनस डेथ रेट होता है ना, बर्थ रेट, ठीक है। अगर आप बात करो तो बर्थ रेट, ठीक है, इंट्रिंसिक रेट को अभी के लिए लेके चलो बर्थ पॉइंट से, ठीक है, कि इनका जो बर्थ रेट रहता होगा वो कैसा है ह्यूमन के कंपैरिजन में, हाई और लो, हाई, वेरी हाई। अभी तो पढ़ा बच्चा कि थाउजेंड्स ऑफ को ये एक बार में ले करते हैं, तो खुद से बताओ ना अब आंसर, ये हाई रहता है और ह्यूमंस का क्या है, लो। तो ये चीज आर और के अंदर ही पढ़नी है, और ये डेफिनेटली इनमें से एक पार्ट तो जो है आपके उसमें एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो जी, अब अगला हम लिख देते हैं कि इनमें डेवलपमेंट कैसा होता होगा। ये तो हमारा क्या हो गया, बर्थ से हमने ले लिया, ठीक है, छोटा सा लिख दिया। अब डेवलपमेंट कैसी होती होगी, किसमें फास्ट किसमें स्लो, मैम इनमें आर वाले में ज्यादा तेज होती होगी, आर वाले में रैपिड कह लो, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि थोड़े टाइम में ही उन्होंने फिश ने क्या किया, अपने जो लार्वा या एग्स का प्रोडक्शन किया, और थोड़े टाइम बाद ही वो जो है उससे भर गया। और हमारे ह्यूमंस में कैसे हैं, 9 महीने तो पहले आने में ही, उसके बाद बच्चा छोटू है 1 साल 2 साल 3 साल, तब जाके 14-15 साल में वो मैच्योर होता है। तो ये कैसे हो जाएगी, दैट विल बी वेरी स्लो। अगला क्या है हमारा, फिर से अगर हम बात करें तो कौन सा, रिप्रोडक्टिव रेट। इंट्रिंसिक रेट से मिलता जुलता है ये भी, कि इनका जो है रिप्रोडक्टिव रेट है वो कैसा रहा होगा मैम, हाई, बिल्कुल सही, ये हाई है मैम और ये लो है। और एक चीज और इसमें रिप्रोडक्टिव रेट में आप ऐड कर सकते हो क्या, कि जो रिप्रोडक्शन इनका होता होगा ना वो कैसा अर्ली स्टेज पे होता है, ठीक है, बल्कि ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा सा लेट स्टेज में होता है, ठीक है। एटलीस्ट 14 to 15 तो चाहिए आपको क्या, जुवेनाइल फेज में एंटर करने के लिए, ठीक है, तो लेट स्टेज में होता है। अब आगे कौन सा, बॉडी साइज, इनका बॉडी साइज कैसा रहता होगा, फिशेस का बॉडी साइज ह्यूमंस के कैसे, स्मॉल, और यहाँ पे कैसा है, लार्ज। अब आ गया एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इनकी जो लाइफ स्पैन है वो कैसी रहती होगी, ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन है वो मैम स्मॉल या शॉर्ट ही होगा, और ह्यूमंस का
ठीक है, हम एक ऑन एन एवरेज बोल रहे हैं, पता चला फिर कोई लेके आ जाए मैम टॉर्टोइस का तो बहुत होता है। ठीक है, हम एक मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम चीजें लेके चलते हैं इसमें इकोलॉजी में एक एवरेज पे लेके चलते हैं। अब इनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, कंपटीशन की एबिलिटी कैसी होती होगी इनकी, किसकी स्ट्रॉन्ग किसकी वीक? मैम आर वाले की ज्यादा होती होगी क्योंकि उसका एनवायरनमेंट हार्श रहता है। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी मैंने पूछा है कि अगर आप इसका मतलब समझो कि कंपटीशन किस में ज्यादा रहता होगा, एबिलिटी का मतलब वो समझ लो। ठीक है अंश? अच्छा, तो ये हमारे वीक होते हैं। ठीक है, कि आपने जो है थोड़ा सा एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज की और ये पूरे खत्म। कैसे मैम? एक पर्टिकुलर पॉन्ड में जाना, आर्टिफिशियल लेक बना के, ठीक है, उसमें बहुत सारी फिशेस को डाल देना, ठीक है, प्लस उसके बाद उसमें 5 बोरी नमक भी डाल देना, कहानी खत्म। ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एबिलिटी को, तो इनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी इज वीक और ह्यूमंस की क्या होगी, उसी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग होगी। वो कोशिश करेगा कि अपने आप को क्या कर रखे, उनसे बचा के रखे। जैसे वो देखेगा कि 1 बोरी नमक आ रहा है तो वो कोशिश करेगा उस पर्टिकुलर एरिया को ही छोड़ के चला जाए। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है, अब आप लोगों ने सर्वाइवरशिप कर्व जो है वो भी नहीं पढ़ा होगा, है ना? नो मैम। सर्वाइवरशिप कर्व, अब उसको पढ़ाने के लिए ना बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो अभी के लिए फिलहाल उसको ये छोड़ दो। अभी हम दूसरा इसमें क्या देख सकते हैं, पॉपुलेशन का साइज। पॉपुलेशन साइज इनका कैसे होता है, वेरिएबल। ठीक है, हाँ, कंडीशंस पे भी डिपेंड करता रहता है, प्लस क्या है, बढ़ता घटता रहता है। और ह्यूमंस का लगभग कैसा रहता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब आती है एक अच्छी चीज, कौन सी, डिस्पर्सल एबिलिटी, कि एक जगह से दूसरी जगह जो अपने आप को डिस्पर्स करने की एबिलिटी किसमें ज्यादा अच्छी होती होगी, आर सिलेक्शन में। एंड ह्यूमंस में वो कैसी होती है, पुअर। अब कौन सा एक अच्छा पॉइंट आता है, दैट इज योर मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब सबको पता है? यस सर। ठीक है, किसकी ज्यादा किसकी कम? हम इसकी कम होती होगी आर वाले की। आर वाले की क्या है, लेस, और ह्यूमंस में हाई। ठीक है, बट कहानी क्या है हमारी यहाँ पे ना एक जो कहानी आ जाती है मोर्टेलिटी की, वो किस चीज पे भी डिपेंड करती है, यहाँ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी पे। क्या कहा मैंने आपसे, डेंसिटी पे। मोर्टेलिटी इज डिपेंडेंट अपॉन द डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हटा दो, पॉपुलेशन ले लो। ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ठीक है, कि जितना मतलब क्या आपने देखा हुआ है कि ह्यूमंस में जो है ये जो डेंसिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उनमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो हाई हो जाता है। ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है। तो हम अगर समझने वाली बात, जो आपको याद रखने वाली बात है कि मोर्टेलिटी इन आर सिलेक्शन इज ऑलवेज डेंसिटी इंडिपेंडेंट। ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कितना डेंसिटी हो गया है, इट इज ऑलवेज डेंसिटी इंडिपेंडेंट। ठीक है, बल्कि यहाँ पे कैसा है हमारा, इट इज डेंसिटी डिपेंडेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन जो आया था लास्ट टाइम मेंस में वो यहीं से आया था। ठीक है, ये रटने वाली बात है। अब एक आ जाती है क्या, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। क्या चीज बच्चा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ मैम, स्ट्रैटेजी। आप लोगों ने एक वर्ड सुने, सेमिल पेरिस और इटेरो पेरिस? कोई तो बोला मैम। देखो, ओके कोई बात नहीं। सेमिल पेरिस का मतलब होता है ना कि उनका ना पर्टिकुलर टाइम होता है रिप्रोडक्शन करने का। क्या है, उनका पर्टिकुलर होता है रिप्रोडक्शन करने का। और इटेरो पेरिस का मतलब होता है कि एक बार उन्होंने अपना ये जुवेनाइल फेज क्रॉस मतलब पे आ गए, ठीक है, मैच्योर हो गए, उसके बाद वो कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। जैसे बर्ड्स हैं, फिशेस हैं, और ये हमारे कोई भी एनिमल्स हैं, उनका क्या है, रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड होता है, तो उसको हम कहते हैं सेमिल पेरिस। सेमिल पेरिस। ठीक है, और दूसरा इसका कॉन्ट्रास्ट वर्ड कौन सा आ गया, जैसे कि हम हैं इटेरो पेरिस। ठीक है, कि एक बार आप रिप्रोडक्टिव एज में घुस गए, देन यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस एनी टाइम ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो ये हमारा आता है। और अब एक पॉइंट हमारा इसका कौन सा रह जाता है, नहीं अभी आपकी कौन से 2-3 पॉइंट रह गए हैं इसके, बस उसको देख लो, उसके बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। बस मैं इसके बाद 2 ग्राफ्स आपको बताऊंगी, खत्म। उसका हमारा आ जाता है इसका क्लच साइज।
प्लस साइज का मतलब वही कि रिप्रोडक्शन के बाद कितने सारे आए ऑर्गेनिजम्स। तो आपको पता होगा कि अगर हम आर सिलेक्शन की बात करें तो इसका रिप्रोडक्ट प्लस साइज कैसा होगा, वेरी लार्ज। पढ़ा था ना हमने, एग का नंबर जो होता है वो बहुत सारे आते हैं, और इनमें क्या है, एक या दो एक बार में वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। इसी वजह से जो इनका ग्राफ है वो कैसा जाता होगा, वो जाता है जे शेप। याद रखिएगा, ये पॉइंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटने होंगे। और ये जाता है मैम एस शेप। ठीक है, कैसा जाता है, एस शेप। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन जो इनकी आ जाती है वो है हमारी पेरेंटल केयर, कि इनमें से किसको पेरेंटल केयर ज्यादा मिलती होगी, मैम के वाले को, ह्यूमंस को हाई पेरेंटल केयर है यहाँ पे, और यहाँ पे वेरी लो या फिर आप कह लो नो पेरेंटल केयर। ठीक है, और इसमें हमारे एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं, वीड प्लांट्स, ठीक है, स्मॉल फिशेस, उससे तो हमने कहानी स्टार्ट ही की थी। ठीक है, इंसेक्ट्स एंड बैक्टीरिया जितने भी हैं वो हमारे इस के सिलेक्शन को फॉलो करते हैं। बल्कि जो हमारा जैसे बड़े बड़े ट्रीज हैं, बड़े बड़े ट्री कैनोपी मतलब कि बैनियन ट्री ले लो हम, बट हाई कैनोपी ट्री कह लेते हैं। ठीक है, हाई कैनोपी ट्रीज जो हैं वो सारे इसमें आते हैं। हम खुद मैमल्स जो हैं इसमें आते हैं, और बहुत टाइम पे पैरट्स भी जो हैं वो इन्हीं में आते हैं, और साथ में लार्ज टर्टल्स भी। ठीक है, अब इसमें जो आपके ग्राफ आपके एक जो आ जाते हैं, बट आप ये पूरा खत्म हो गया, इसको पड़ोस में कर देते हैं। ठीक है, जो इसके ग्राफ आते हैं ना, 3 ग्राफ, बस इसके बाद आप लोग का मुझे पता है केमिस्ट्री का क्लास है, बस मैं 2 मिनट में खत्म कर रही हूँ कि आर सिलेक्शन ये रहा, के सिलेक्शन ये। ठीक है, अगर आपको देखेंगे, अगर मेरे पास हम लोग के पास टाइम हुआ तो सर्वाइवरशिप जो ग्राफ कर्व है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा समझा दूंगी। इसका जो ग्राफ बनता है ना वो कैसे बनता है बच्चा जी, ऐसे। अभी के लिए बिल्कुल ऐसे ही रख लो। ठीक है, ये मैं आपको समझाऊंगी। ये 3 टाइप के होते हैं, सर्वाइवरशिप जो होती है 3 टाइप की होती है, और यहाँ पे कैसे होती है बच्चा जी, ऐसे। ओके मैम। ठीक है, कि और ये अगर आप थोड़ा सा कोरिलेट कर पाओ ना, सर्वाइवरशिप बता रहा होगा लाइफ स्पैन, कि इनकी जो लाइफ स्पैन है वो हाई रहती है, बट जब डिक्रीज करते हैं रैंडम डिक्रीज। ठीक है, फिर आता है मॉर्टेलिटी। इसके लिए भी जो इसका ग्राफ बनता है, क्योंकि मॉर्टेलिटी तो हमने पढ़ा, इसका जो मॉर्टेलिटी ग्राफ बनता है वो हमने क्या पढ़ा था, डेंसिटी इंडिपेंडेंट। तो डेंसिटी इंडिपेंडेंट को हम ऐसे शो करते हैं, और डेंसिटी डिपेंडेंट को कैसे शो कर सकते हो, वो हाई से लो भी हो सकता है, कि जब बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये, और जब बहुत कम डेंसिटी होती है तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसा जाता है, ऐसे। ठीक है, जहाँ की पॉपुलेशन कम है वहां पे जो मरने वाला नंबर है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, एक ये मॉर्टेलिटी का, और दूसरा हमारा लास्ट जो बच जाता है बट नॉट द लीस्ट, योर ग्रोथ कर्व। ग्रोथ का हमारा हमने पढ़ा था अभी कि ये क्या है, जे शेप्ड, करेक्ट। और दूसरा वाला कौन सा पढ़ा था हमने, एस शेप। ये अपने आपके सिलेबस में है, लॉजिस्टिक एंड कौन सा ग्रोथ है जो, यस मैम, एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, एक्सपोनेंशियल पहला वाला है, दूसरा लॉजिस्टिक है शायद। चलिए जी, बस इतना ही हमारी आज की क्लास के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ठीक है, बाय मैम। बाय जी, बाय अंश, बाय एवरीवन। You're welcome, Kiran.